धाकड़ खबर, बेखौफज़ुमा, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। वैश्विक हलचल, जी हां, वैश्विक हलचल का वो ताजा बुलेटिन लेकर एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हो चुके हैं, जिसमें हम बात करते हैं देश, दुनिया ही नहीं, गाजा, फिलिस्तीन, इजराइल और अब तो ईरान के साथ साथ लेबनान से जुड़ी हुई कुछ खास खबरों की। और चर्चा में आजकल सीरिया भी आ गया है, क्योंकि वहां पर भी अमेरिका और ईरान समर्थित मिलिशिया के बीच हमले ताबड़तोड़ शुरू हो गए हैं। लगातार दो दो दिन अमेरिका ईरान समर्थित जो भी मिलिशिया है उन पर हमले कर रहा है। और इन तमाम चीजों को आपके सामने मैं रोजाना इसलिए रख भी पाता हूं क्योंकि हमारे साथ जुड़ जाते हैं कृष्णकांत जी, यानी के जी, जो भारतीय वायुसेना के रिटायर्ड ऑफिसर हैं और जियो पॉलिटिक्स पर वाकई में अपनी पैनी ही नहीं गहरी नजर भी रखते हैं। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू मिस्टर अकरम। पहला सवाल मैं अपने व्यूवर्स की तरफ से या अपने तमाम सुनने वाले और देखने वाले साथियों की तरफ से पूछना चाहता हूं, 2 दिन की गैर हाजिरी को लेकर। अब क्या करें, कभी मैं व्यस्त होता हूं, कभी आप व्यस्त होते हैं, कभी दोनों को टाइम मिलता है तो लेट हो जाता है। हम लोगों की कोशिश होती है कि 4:30-5 तक, जैसे आपकी कोशिश होती है, खत्म हो जाए और 5:30 या 6 तक आप अपलोड करते हैं जो भी एडिटिंग करना हो, बैकग्राउंड पिक्चर या वीडियो डालना हो उसमें। तो कहीं ना कहीं व्यस्तता हो ही जा रही है, हम कुछ कर नहीं सकते, लेकिन जो हम कर सकते हैं वो कर रहे हैं जी। बस यही सबसे बड़ी बात है और यही मैं हर किसी से कहना चाहता हूं जो लोग कहते हैं कि हमारे करने से क्या होगा। आग लगी थी जंगल में, चिड़िया पानी डाल रही थी, उसको याद रखा जाएगा। हम अपना काम कर रहे हैं। खैर, अब शुरुआत करते हैं बुलेटिन की और जो पहली खबर हमारे पास यहाँ पे आ रही है वो अजरबैजान में हुए COP यानी कि COP29 से जुड़ी हुई है। छोटे मोटे देश इकट्ठे हो गए, UN के महासचिव भी पहुंच गए, लेकिन जो बड़े देश हैं जो प्रदूषण सबसे ज्यादा फैलाते हैं, जिसमें भारत फ्रांस भी शामिल हैं, और अमेरिका में वो बंदा जीत गया जिसने सबसे पहले इस जलवायु परिवर्तन सम्मेलन को ध्वस्त कर दिया था सत्ता में रहते हुए। तो क्या ऐसे में आपको लगता है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर कुछ हो पाएगा दुनिया में? ये जहां तक बड़े बड़े तथाकथित रूप से नेता हैं, वह केवल जाहिल ही नहीं अज्ञानी भी हैं। उन्हें कुछ पता नहीं और भाग्यवादी हैं कि जो होगा सो देखा जाएगा, गॉड की इच्छा होगी, भला पृथ्वी थोड़ी खत्म हो जाएगा। उन्हें यह वैज्ञानिक बात समझ में नहीं आ रही है कि हम किस तरह बढ़ रहे हैं। पूरी विश्व की वैज्ञानिकों की चेतावनी है कि जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था, यानी 1850 से 1900 के बीच में, तब का जो भी तापमान था तकरीबन 13.5 डिग्री सेंटीग्रेड, उससे 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यह पूरे पृथ्वी का औसत तापमान है, नहीं तो कहीं पे हमारे यहाँ तो 50 पे पहुंच जाता है, कहीं माइनस में रहता है। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो इससे आगे बढ़ता है, नहीं 2 डिग्री सेंटीग्रेड ले लेता है, तब उसको रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए। और 2 से ऊपर चल जाए तो हम नहीं रोक सकते हैं, यानी हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाए। क्या हो जाएगा, छोड़ दे। COP29 यानी अभी तक का ये 29वां मीटिंग है, जब से 1992 के आसपास में बना था। बीच में 1-2 साल कोरोना वायरस के कारण नहीं हो पाया था। और यह बड़ा ही महत्वपूर्ण है और पूरे देश के लिए, मतलब पूरे देशों के लिए नहीं, जिसमें 200 देश शामिल हुए। आपने बताया UNO के सेक्रेटरी जनरल शामिल हुए और बाकी दूसरे लोग हजारों की संख्या में शामिल हुए। यहाँ पे ऐसे बहुत महत्वपूर्ण लोग नहीं आए। हालांकि फ्रांस की जहां तक बात है, उनकी टीम है, लेकिन उनकी विदेश मंत्री कहती हैं कि इस मीटिंग में, यानी कॉप की मीटिंग में, अजरबैजान के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति अलियेव जो हैं, वो कहते हैं कि फ्रांस एक वह ताकत है जो दुनिया में मतलब गड़बड़ कर रहा है, कॉलोनियल पावर है। और इन्होंने इसका उदाहरण दे दिया है न्यू कैलिडोनिया में, साउथ पैसिफिक में, जिसमें हमने चर्चा की थी। काफी हंगामा हुआ था, 8-9 लोग मारे गए थे, बाद में जैसे तैसे शांति हुआ। इन्होंने कहा कि ये हमारे अंदरूनी मामले में हस्तक्षेप कर रहे हैं। वैसे देखें तो अजरबैजान को क्या पड़ा हुआ था इससे बोलने के, लेकिन उन्होंने कहा इसलिए नहीं गए। भारत के प्रमुख लोग, यानी विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री छोड़ दीजिए, ये लोग क्यों नहीं गए मुझे पता नहीं। टीम भले ही है, लेकिन ऐसे मौके पे हमें अवश्य जाना चाहिए और पूरी जनता का भी कोशिश होना चाहिए। मैं देख रहा था मुंबई में कुछ बातें हो रही थी, कोई कुछ पत्रकार वगैरह ऑनलाइन ले रहे थे। उसमें जब जनता से पूछा गया कि आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्या इश्यूज हैं, तो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और दूसरे साथों के साथ उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा है क्लाइमेट चेंज। जी।
बहुत बड़ी बात है। जब दुनिया बचेगी तभी तो धर्म बचेगा, तभी तो धंधा बचेगा। जब दुनिया ही ना बचेगी तो फिर रह क्या जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है। आप बता ही रहे हैं कि सब राम भरोसे छोड़ दिया गया है, भगवान भरोसे छोड़ दिया गया है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं जो आ रही है। सऊदी अरब के विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान अल सऊद से जुड़ी हुई कल से भारत के दौरे पर हैं। इन लोगों के पास जैसे सऊदी अरबिया या छोटे छोटे दूसरे देश, इनके पास अरब कंट्रीज वाले तेल के कारण बहुत सारे ऐसे कैपिटल हैं जिनका कोई आधार नहीं। जैसे फिनांस कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 करोड़ रुपया है, लेकिन वह घर में पड़ा हुआ है या बैंक में होगा तो अधिक से अधिक 4% या 3.5% आजकल मिल रहा है। सऊदी अरेबिया का खुद का बैंक है, खुद को उसमें क्या वो इनकम देगा, इसलिए उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है। इसलिए और खास कर नजर आ रहा है कि आगे आने वाले समय में तेल का कुआं खत्म हो ना हो, धीमे धीमे उसका आधार खत्म हो रहा है। लिथियम या सौर एनर्जी या एटॉमिक एनर्जी, हर जगह कोशिश हो रही है। म्यांमार भी हाल फिलहाल में रूस के साथ अपने यहाँ न्यूक्लियर रिएक्टर बनाना चाहता है ताकि न्यूक्लियर एनर्जी करे, तेल हो ना हो। तो इन सब के कारण इनके भविष्य के रूप में देख रहे हैं कि भाई अगले आने वाले 20 से 25 वर्ष में हमें आधार मिले पूरा विश्व में। और आप देखेंगे कि हमारे देशों के लिए, हमारे मतलब केवल भारत नहीं, पूरे विश्व भर के देशों के, चाहे वो विदेश मंत्री हो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति हो, अपने अपने पूंजीपतियों के साथ जबरदस्त भागदौड़ मचा रहे हैं। खुद भी कमीशन दलाली खा रहे हैं और इनके पूंजी को भी दूसरी जगह लगाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी का एक दौर है। हाँ, इसके बातचीत में ये लोग करेंगे कि भाई अरब कंट्री जो हो रहा है क्या करें, इसराइल के साथ हम क्या करें ना करें, इसराइल हमारी कुछ बातें मान रहा है, नहीं मान रहा है, कूद रहा है, वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होंगी। जी। अभी हमने बात की थी कि अजरबैजान में जो सीओपी हो रही है, उन 29, उसमें तालिबान की टीम भी शामिल होने जा रही है। उससे पहले हमने बात की थी कि भारत की एक टीम अफगानिस्तान के दौरे पर गई है। और अब एक बड़ी खबर आ गई है जिसे कहा जा सकता है कि क्या भारत जो है अब तालिबान को मान्यता देने जा रहा है, क्योंकि वाणिज्यिक दूत तैनात कर दिया उन्होंने मुंबई में। हाँ, उन्होंने वाणिज्य दूतावास खोल दिया है और जो भी उनके दूतावास थे दिल्ली में और शायद कलकत्ता कहीं और था, फिर से उसको रिवाइव कर रहे हैं। कारण बता रहे हैं कि बहुत सारे अफगानी जो यहाँ फंसे हुए हैं तालिबान के आने के बाद से, उनकी लेन देन वगैरह के लिए है। लेकिन आधार वही नहीं, आधार कुछ और है। और पूरी कोशिश जहां तक कि ये लोग बना रहे हैं चाइना को घेरने की या चाइना को दरकिनार करने की, जहां ट्रेड वॉर है, खासकर ट्रंप के आने के बाद से खुलेआम तौर पर वह चीन और ईरान के खिलाफ कदम उठाएंगे। भले ही रूस के साथ मिलकर कोशिश करेंगे कि वहां के युद्ध को शांति करें, और जिसके कारण यूक्रेन एक तरह से नाराज या दुखी नजर आ रहा है। तो इसलिए तालिबान को अब दरकिनार ये लोग नहीं कर सकते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। और पहले भी बता चुका हूं कि उनके यहाँ लिथियम का जबरदस्त खादान है, $3 ट्रिलियन यानी $3 खरब से ज्यादा का है, और दूसरी भी चीजें हैं। और जियोपॉलिटिकली उसका बड़ा ही महत्वपूर्ण जगह है। पाकिस्तान, ईरान उससे होते हुए, और चबहार शायद पोर्ट है पाकिस्तान में उससे मिला हुआ, उसके इस्तेमाल करने के लिए। और चीन के लिए भी कहें तो बड़ा महत्वपूर्ण है। उसका जो चाइनीज पाकिस्तानी कॉरिडोर है वह यहीं से होकर गुजरने वाला है। इसलिए अफगानिस्तान को अब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। जी। लेकिन मुझे लगता है दूसरे मायनों में भी महत्वपूर्ण है, जिसे कहते हैं धंधा। पाकिस्तान के साथ भी करेंगे, अफगानिस्तान के साथ भी करेंगे, और अरब देशों के साथ भी करेंगे। लेकिन यहाँ मुसलमानों से नफरत करेंगे जो यहाँ के रहने वाले हैं। वह तो अंदरूनी मामले में दिखाने की पूरी कोशिश है। वही हालत बांग्लादेश या पाकिस्तान के। लेकिन बाहर से देखिए तो भारत दौड़ दौड़ के उस मुस्लिम कंट्री के पास जा रहा है। जैसे सऊदी अरेबिया की हमने बात की, वह इजिप्ट हो, ईरान हो। ईरान से भले ही अमेरिकी दबाव के कारण हम थोड़ा सा ऊपर से दिखाने में कम हो गए, लेकिन तेल लेने में हम पीछे नहीं है। रूस से भी कर रहे हैं, तो वह पूरा का पूरा चल रहा है। पाकिस्तान और चीन तक से भी हम कर रहे हैं। तो वह बेसिकली जहां तक व्यापार है वह बड़ा ही उन्मुक्त हो रखा है पूरे विश्व भर में। और इसकी पूरी कोशिश है कि अपनी जनता को और दूसरे देशों के साथ मिलकर कैसे अपनी पूंजी को बढ़ाए, दिन दुगुना रात चौगुना करे। जी। जय हो बाबा उन्मुक्तानंद नरेंद्र मोदी की। धंधा चल रहा है, इसके अलावा नफरतें भी दूसरी तरफ चली रही हैं। सब उन्मुक्त होकर करते जा रहे हैं। अगली खबर है बांग्लादेश से। वो लोग कह रहे हैं कि भारत हमारे खिलाफ अभियान चला रहा है। अब भारत अभियान चला रहा है तो ठीक है। उनका असल में बेगम ये शेख हसीना।
शेख हसीना के खिलाफ है, जिनको भारत ने शरण दे रखी है। वहां त्रिपुरा में जाके बैठी हुई हैं, वहां आंदोलन चल रहा है। इनके पीछे निश्चित रूप से इनके लोगों का हाथ है और इनको उम्मीद है कि ट्रंप के आने के बाद से शायद फिर से इनकी वापसी हो सके बांग्लादेश में। और यदि सही में निष्पक्ष चुनाव हो, जिसकी खुद ही जब ये सत्ता में थी नहीं करवाती थी, लेकिन खैर हो जाए तो शायद इनके फिर से वापसी का आधार बने। इसलिए बांग्लादेश से भारत पे आरोप लगा रहा है। उनकी चाहत है कि शेख हसीना को प्रत्यार्पण करके उनके ऊपर केस चलाया जाए, उनको वापस थमा दे। तो ये सब लड़ाइयां चल रही और कुछ नहीं हो रहा है। और उनको जैसे भारत के लिए जरूरी है पाकिस्तान के खिलाफ एक झंडा बोलना। उठाना ताकि यहाँ के लोगों को फंसाए, वैसे हम्म, बांग्लादेश किसके बर्मा के खिलाफ थोड़ी करेगा, वह तो भारत के हम्म, खिलाफ करेगा। जी। बिल्कुल। अगली खबर है रूस से। यहाँ कोई कार धमाका हुआ है, उसमें कई सारे रूसी फौजी मारे गए हैं। इसे आतंकी वारदात बताया है रूस ने। आतंकी वारदात तो है, चूंकि यह क्रीमिया के में हुआ है और क्रीमिया पर हालांकि इन्होंने 2014 के आसपास ही क्रीमिया में जब इनकी सेना थी तो वहां पे इन्होंने चुनाव करवाए थे और 97-98% चूंकि रूसी लोग थे, उन्होंने कहा हम रूस के साथ रहेंगे। वैसे क्रीमिया जो था सो 1953-54 तक रूस का हिस्सा था, लेकिन जब यूएसएसआर बना और खुश्चेव सत्ता में आए तो उन्होंने इन लोगों को खुश करने के लिए, चूंकि उन्होंने सत्ता में एक मिलिट्री कू के तहत किया था या दूसरे छुप के किया था, तो पूरे के पूरे यूक्रेन के लोगों को खुश करने के लिए क्रीमिया को उसको हवाले कर दिया था। उस समय कोई मतलब नहीं होता था। तो यहाँ पे ये नेवी के एक कमांडर थे और जी। इनके कार में धमाका हुआ और इनको मार दिया है। तो उनके नजर में बहुत बड़ी घटना है, जिसको पूरे अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इंग्लैंड के अखबार दिखा रहे हैं कि देखो यूक्रेन ने क्या कमाल कर दिया। हालांकि यह आतंकी वारदात है और इसकी प्रशंसा कहीं से भी नहीं करनी चाहिए। जी। क्या ये वारदात इसलिए हुई है क्योंकि पुतिन के बाद उनने भी सिग्नेचर कर दिए हैं, हस्ताक्षर कर दिए हैं उस प्रस्ताव पर, जिसके तहत एक दूसरे के यहाँ उनकी फौजें जा सकती हैं और एक दूसरे के हक में लड़ सकती हैं। या ये इस महत्वपूर्ण घटना का दोनों देशों के बीच में यानी उत्तर कोरिया और रूस के बीच में जो संबंध हुआ एक महत्वपूर्ण कदम है। और इसी के तहत अमेरिकी मीडिया और दूसरे वेस्टर्न मीडिया कह रहे हैं कि नॉर्थ कोरिया के 10 से 15 हजार सैनिक ऑलरेडी हैं। हालांकि हल्का सा हिंट इन्होंने दिया था कि वह ट्रेनिंग के लिए है, कहीं से लड़ाई नहीं कर रहे हैं। तो यदि कुर्स्क में वो जाते हैं तो कुर्स्क तो माना ही गया है कि वह एक ओब्लास्ट यानी एक राज्य है रूस का, और उसकी स्वतंत्रता के लिए, उसकी मुक्ति के लिए यदि रूस नॉर्थ कोरिया के सैनिकों का मदद ले रहा है तो वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत आता है। यूक्रेन की जहां तक बात है, जो आतंकी हमले पहले भी करते रहा है, अब ये शुरू इसलिए कर रहा है कि पूरी कोशिश है जेलेंस्की को कि दिखा रहा है वो अमेरिका के, खासकर ट्रंप को, कि भाई रूस जो है सो गड़बड़ कर रहा है, इसलिए रूस जो है हमारे ऊपर आक्रमण कर रहा है, पूर्व में बढ़ रहा है, हमारे हर जगहों पर ठिकाने पर मार रहा है, जहां भी बॉम्ब गिरता है कहता है कि हमारे सिविलियन मारे गए, जबकि दिखता है कि नेटो के सैनिक मारे गए और यूक्रेन के सैनिक मारे गए। इसके बावजूद वह पूरी कोशिश कर रहा है, यानी ट्रंप को बदलने की कोशिश कर रहा है कि भाई तुम हमारे पक्ष में आओ, हम जीतेंगे एक दिन और हम रूस को हराएंगे। अब देखने की बात है कि ट्रंप जब वास्तव में सत्ता में आते हैं तो जी। उनके कथनी और करनी में क्या बदलाव होता है या क्या मिलता जुलता है। जी। ठीक है, यूक्रेन जहां ट्रंप को दिखा रहा है, वहीं किम जोंग उन ने हस्ताक्षर किए उस प्रस्ताव पर जो जून 2024 में हुआ था। इतना टाइम क्या इसलिए लगाया, और क्या इतनी तेजी अब इसलिए की क्योंकि ट्रंप आ गए हैं? नहीं, टाइम तो इसलिए लगता है कि रूसी पार्लियामेंट यानी डूमा में भी इसको अभी हाल ही में इन्होंने प्रस्ताव पारित किया। और यहाँ पे कहने के लिए किम जोंग तो अकेले हैं, जो चाहेंगे कर लेंगे, लेकिन फिर भी अपने सलाहकारों से, दूसरे लोगों से, टर्म्स एंड कंडीशन में छोटे छोटे कहाँ पे किस हालत में कैसे लड़ेंगे, किसका जैसे वेपन ऑपरेट करेंगे, कितना ट्रेनिंग चाहिए होगा, इस सब चीजों पर चर्चा कर रहे हैं। इसमें टाइम लगता है और इसलिए इन्होंने टाइम लिया। जी। पुतिन और ट्रंप की बातचीत को लेकर जो खबरें वॉशिंगटन पोस्ट जैसे अखबारों ने छाप दी थी, वो बाद में रूस की तरफ से बताया गया कि झूठी है, कोई फोन नहीं आया ट्रंप का। बिल्कुल झूठी था वह तो। पुतिन के सलाहकार पेस्को जो है उन्होंने साफ कर दिया कि हमारी कोई ऐसी बातचीत नहीं हुई है। और उन्होंने आगे कुछ नहीं कहा, लेकिन यह साफ है कि अमेरिकी मीडिया जबरदस्ती जानबूझ के इस तरह का हंगामा करना चाहती है ताकि दोनों के बीच में कहीं ना कहीं से खटपट हो। पूरी कोशिश है, चाहे वो इजरायली मीडिया हो, अमेरिकी मीडिया हो,
अमेरिका के जो वॉर इंडस्ट्रीज के दलाल हैं वो सब, उनकी पूरी कोशिश है, नेटो की पूरी कोशिश है कि ट्रंप और पुतिन के बीच में कहीं से कहीं नोक झोंक पैदा किया जाए। जी। लेकिन मुझे लगता है इस बार मीडिया वो वाला काम नहीं करेगा जो पिछली बार कर रहा था ट्रम्प के साथ, कि जब वो झूठ बोलते थे तो काउंट करता था कि इतने झूठ बोल दिए अब तक। अब उतनी हिम्मत नहीं होगी, अब तो डर रहे हैं क्योंकि ये लोग खुलेआम धमकी दे रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज कि एलॉन मस्क इनके साथ है और पूरी की पूरी कोशिश एलॉन मस्क की कि जितने भी मीडिया जो विरोधी हैं, एक्स को यानी पहले वाले ट्विटर को तो खरीद ही लिया, दूसरे मीडिया पर भी पूरी तरह कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। हालांकि यह भी कहा जा रहा है कि जिस दिन ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे यानी 20 जनवरी को, उसी दिन यह एक लॉ पारित करेंगे यानी डिक्री देंगे जिसमें बाइडेन के समय में मीडिया के ऊपर प्रतिबंध था उसको हटा देंगे। लेकिन हटाने का क्या मायने होगा वो देखने की बात है। जी। फॉक्स न्यूज के अलावा कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्या आपको नहीं लगता जिस तरीके से मस्क ने ट्रंप को कामयाब किया है, उसे देखते हुए अडानी और अंबानी 2029 में नरेंद्र मोदी के साथ चुनाव में उतर आए? संभव तो है, 2014 में तो इन्होंने किया है जिसके कारण नरेंद्र मोदी सत्ता में है। और केवल वही मीडिया नहीं, पूरी की पूरी जो उनकी पूंजी थी, निवेश पूंजी जो उन्होंने लगाई और लगातार बार बार हर जगह लगा रहे हैं, हर जगह प्रचार में, एनडीटीवी को खरीद लिया और बाहर की भी जहां भी पॉसिबिलिटी बनती है, ऑस्ट्रेलिया हो, कनाडा, इसी चक्कर में कनाडा से भी लड़ाई हो गया, ऑस्ट्रेलिया में जहां भी कुछ भी खिलाफ होता है या आरएसएस या भाजपा सरकार के, एनडीए सरकार खिलाफ, वहां ये पहुंच के पूरी कोशिश होती है कि भाई आप ना करें, या खरीद के, या जहां पॉसिबिलिटी है धमका के, ये सब काम ये लोग कर रहे हैं। जी। नहीं, ट्रंप की तरह वो भी तो सरकार में सीधे तौर पे शामिल होने के लिए आ सकते हैं ना। वो पर्दे के पीछे कब तक बैठ रहे हैं? आखिर सरकारों को फंडिंग क्यों करें? वो खुद ही सारा धंधा संभाल लेंगे। इसकी संभावना है, जैसे इनमें कई लोग जो हैं वह राज्यसभा के सदस्य भी है, तो मंत्री बनने की बिल्कुल बनती है। क्योंकि देखिए, पहले होता था कि जो वास्तव में राजनीतिज्ञ होते थे, कितने भी चमचे हों पूंजीपति वर्ग के, जैसे नेहरू के बाद से लेके इंदिरा गांधी तक आए, तो वो उनको धमकाते भी देते थे। यह चीज राजीव गांधी के समय में भी था। अब समय आया कि जो इनके चमचे होते थे, जिनके द्वारा ये सब काम करवाते थे, गुंडागर्दी करते थे, वो सत्ता में आए। केवल भारत ने अन्य देशों में देखे। अब पूंजीपति वर्ग सामने सीधे के सीधे आ गए। बहुत सही सवाल है आपका, हो सकता है भारत में आ जाए, खुलेआम रूप में आ जाए। ट्रंप वैसे खुद अपने आप में एक बड़ा पूंजीपति है और जेलेंस्की कम पूंजीपति नहीं है, बहुत सारा उसने पैसे मार के वह बन चुका है। जी। ठीक है, एक खबर ये चल रही है रूस में कि जो बच्चे ना पैदा करने का वहां पे प्रचार था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया अब। हाँ, यह जो है एक वेस्टर्न मीडिया का प्रचार चल रहा है और कहते हैं कि हम बच्चे ना पैदा करेंगे। उसमें केवल वही नहीं है, समलैंगिकता के ऊपर भी यह रोक लगाया गया है, यानी सेम सेक्स वाला जो भी होता है उस पर भी रोक लगाया गया है। और इस तरह के कोई भी प्रचार प्रसार पर रोक लगाएगा। इस पर आप करते हैं, उस पर रोक नहीं। आप नहीं बच्चा पैदा करते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन यदि आप प्रचार प्रसार करते हैं तो बड़ी भारी जुर्माना है, कितने $1000 का है। और यदि कोई कंपनी करती है, वो पकड़ा जाता है इस तरह करने के, तो $1,00,000 से ऊपर है। और यह जरूरी है रूस के लिए, क्योंकि वहां की इतने बड़े क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो आबादी बहुत कम है, 12, 13 या 15 करोड़ है, मुझे याद नहीं आ रहा है, या ज्यादा है, उससे 20 के आसपास होगा। और इस युद्ध के कारण जरूरी है, जहां की वृद्धों की संख्या बढ़ रही है, और यह समस्या कहें उदाहरण के लिए तो बहुत ज्यादा है दक्षिणी कोरिया और खासकर जापान में, जहां की औसतन आयु जो है जीने की 80 साल होगी, और जबकि लोग बच्चे नहीं पैदा कर रहे हैं। तो वहां पे इंसेंटिव देके और इस तरह के कानून को रोक के रूस में यह किया जा रहा है। हमारे यहाँ ठीक उल्टा सिचुएशन है, बंदे मरते हैं तो मरे, कोई अंतर नहीं पड़ता है। जी। यहाँ पे वो कानून बनाने की बातें की जा रही हैं कि बच्चे पैदा ना किए जाएं। इटली के राष्ट्रपति क्यों कह रहे हैं कि एलन मस्क उनकी अंदरूनी राजनीति में हस्तक्षेप ना करे? एक छोटी सी घटना घटी थी वहां पे। इटली ने एक कानून बनाया कि जो बाहर से विदेशी आते हैं उनको भगाया जाए, कुछ कठिन कानून बनाया। अल्बानिया से 2-4 आए थे, उनको उठाकर अल्बानिया भेज दिया। तो वो लोग कोर्ट में गए, उनके जो भी सलाहकार थे, समर्थक थे, कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्टे कर दिया। अभी वहां के हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जाने वाला है, और कोर्ट ने कहा उनको वापस बुलाओ, रखो, कोई मजाक थोड़ी कि जो आया गया उसको भगा दिए। और वहां के दक्षिण पंथियों ने काफी हंगामा मचाया। इस पर एलॉन मस्क ने ट्वीट करके कहा, यानी एक्स पर लिखा है कि ये जो कोर्ट है वो गलत काम कर रहा है। इस पे वहां के राष्ट्रपति ने कहा है कि भाई ये हमारा अंदरूनी मामला है, और हम छोटे देश हुए तो क्या हुआ, तुम ताकतवर देश तो हुआ तो क्या हुआ, हमें तुम्हारे सलाह की जरूरत नहीं है, तुम अपना मामला अलग रखो और हमारे बीच में हस्तक्षेप ना करो। हालांकि वहां की प्रधानमंत्री
जो कि उनकी दोस्त भी हैं, महिला हैं। भारत के ही प्रधानमंत्री गए थे तो हाथ वगैरह मिलाने की यहाँ पे खूब बातें हुई थी। क्या नाम था उनका? जॉर्जिया मेलोनी, भाभी। आपको ये सब नाम बहुत याद रहते हैं, मैं भूल जाता तो ठीक है, उन्होंने इस पे कुछ नहीं कहा। वहां के उप प्रधानमंत्री ने कहा है कि इसमें गलत क्या है, एलोन मस्क ने ठीक कहा है। जी। वो शायद इसलिए नहीं कह रही हैं क्योंकि जॉर्जिया मेलोनी के बारे में खबरें चलती हैं कि वो एलन मस्क को डेट कर रही हैं। अब एलोन मस्क को वो करे ना करे, एलोन मस्क को कहा गया था कि आप डेट करें, तो एलोन मस्क ने इस पे इतना ही कहा था कि अभी हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, यानी मना नहीं किया था। तो देखते हैं आगे ब्राजील, क्या होता है। जी। चलिए, ब्राजील की सुप्रीम कोर्ट के बाहर धमाका हो गया, एक शख्स मर गया, क्यों हुआ ऐसा? ये पता नहीं चला अभी तक क्यों हुआ। दो धमाके हुए, दो तीन घायल हुए, एक मर भी गया। हम्म। और यह एक आत्मघाती हमला भी था, एक शायद कार में था। और यह हम्म। क्यों हुआ नहीं पता, लेकिन इतना तो स्पष्ट नजर आता है कि ब्राजील के जो भी वहां के राष्ट्रपति हैं, उनको डराने धमकाने की और वहां के ठीक कोर्ट है। को डराने धमकाने की यह ठीक है। साजिश पश्चिमी देश और इजरायली मोसाद के साथ मिलकर कर रहे हैं। जी। ठीक है सर, वक्त का तकाजा है, मुझे पता है आपको फौरन निकलना है। मैं 5 मिनट में कुछ स्पीड वाले स्टाइल में कुछ खबरें ले लेता हूं और अमेरिका से जुड़ी हुई खबरों की शुरुआत कर लेता हूं। कहा जा रहा है कि संविधान के खिलाफ जाकर तीसरी बार भी चुनाव लड़ेंगे डोनाल्ड ट्रंप। अभी दूसरी बार की शपथ नहीं ली है उन्होंने, पर उन्होंने अभी हाँ नहीं कहा है, लेकिन उन्होंने इस तरह से पूछा कि जनता चाहती है क्या। यानी अभी से आधार बनाना शुरू किया, थोड़ा जल्दी में है। पहले राष्ट्रपति पद तो ले ले, लेकिन इसकी संभावना मुझे नजर आ रहा है, पहले से भी आ रहा है। और दूसरे लोगों ने कहा है कि यदि ट्रंप जीत गए तो अगली बार का चुनाव तुम भूल जाओ। यानी वह दोबारा आ सकते हैं, तिबारा मतलब इस हालत में। यानी कहीं ना कहीं से संविधान में परिवर्तन करेंगे, हंगामा करेंगे, कुछ न कुछ इस तरह के व्यवधान करेंगे कि चुनाव ना हो पाए। यही कोशिश भारत में भी तो हो रही है कि आखिर चुनाव क्यों। और पूंजीपति वर्ग को देखिए जो सत्ता में है, वो नहीं चाहते कि चुनाव हम इतना कितना इलेक्ट्रल बॉन्ड में और इतने में पैसे दें, हंगामा इतनी शांतिपूर्वक जितना हम लूट सकते, जनता को लूटने दो, हमें हमें परेशान ना मत करो, कभी विपक्ष को पक्ष पे लाओ, पक्ष को विपक्ष में जाओ, इससे हमारा बहुत सारा खर्च होता है। जी। बिल्कुल सही बात कही है। और आपने इसको आसानी से ऐसे समझा जा सकता है कि जब भी हमारे बगल के देशों में तानाशाही आती है, कभी आपने देखा नहीं होगा कि कोई उद्योगपति खड़ा होकर कहता हो कि हमें तानाशाही नहीं, लोकतंत्र चाहिए, क्योंकि उसको लूटने का यहाँ आसानी से और ज्यादा मौका मिल जाता है। अगली खबर है मेलोनी, जो इनकी पत्नी है, मेलानिया ट्रंप से जुड़ी हुई। कहा जा रहा है कि व्हाइट हाउस नहीं जा पाएंगी पूरी तरीके से। जा नहीं पाएंगी, नहीं जाना नहीं चाहती मेरे हिसाब अच्छा। से। क्योंकि इनके पति ने जो दुष्कर्म किए हैं दूसरे महिलाओं के साथ, हम्म। हालांकि पहले चुनाव के दौरान भी इस तरह की गंदी बातें उन्होंने कही थी, मैं उसे दोहराना नहीं चाहूंगा। और इस चुनाव के पहले जो इनके ऊपर केस चला था और कोर्ट में साबित भी हो गया था कि इन्होंने किया था इस तरह से पॉर्न स्टार के साथ और दूसरों के साथ, तो नेचुरली कोई भी स्वाभिमानी पत्नी नहीं चाहेगी कि अपने पति के साथ रहे। तो अपने बेटे के साथ वहीं न्यूयॉर्क में, जो बेटा इनका पढ़ रहा है, 20 साल का है, और दूसरा है उनके साथ, हालांकि वह भी बड़ा महल ही है, ट्रंप मैंसन या कुछ कहते हैं, ट्रंप टावर, जो भी नाम से इनके पति के नाम से, वहां रहेंगी। और उन्होंने कहा कि जहां तक व्हाइट हाउस की बातें हैं, मुझे सब कुछ पता है, 4 साल रह चुकी हूं, जो जरूरत होगा फर्स्ट लेडी के हिसाब से वह ड्यूटी मैं निभाऊंगी। जी। ईरान के लिए जासूसी करने का आरोप लगाते हुए सीआईए के एक एजेंट को कंबोडिया से पकड़ा गया है। इजराइल द्वारा ईरान पर हमले करने से जुड़ा हुआ ये मामला है, इसे आप कैसे देखते हैं? इसराइल का वही मामला है जिसमें तथाकथित रूप से लीक हो गया वो इंफॉर्मेशन कि इसराइल किस तरह के प्लान कर रहा है, कहां कहां इसकी फोर्सेज है, कहां कहां फाइटर्स हैं, रडार्स है, ताकि ईरान से वो बदला ले सके। वो पुराना मसला था और इसका इन्होंने इस बंदे पर लगाया है। कंपूचिया से या कंबोडिया से कैसे पकड़ के लाए हैं, मुझे इसका विशेष रिपोर्ट मिल नहीं पाया, लेकिन वह शायद इंटरनेशनल लॉ के तहत कहीं होगा। और ठीक है। इनको लाकर अभी ऑलरेडी इनको इतनी जल्दी में ये काम कर रहे हैं, जी। महीने 2 महीने के अंदर में हो गया, इनको ऑलरेडी दोषी भी करार कर दिया और इनको जेल भी डाला जाएगा। तो जहां पे जरूरत पड़ता है वहां अमेरिकी कोर्ट सिस्टम जो है, जुडिशरी सिस्टम, साफ लगता है कि किस तरह से वह मिनिस्ट्री के साथ मिलकर, हाथ में हाथ मिलाकर, सब कुछ बाईपास करते हुए, ठीक वैसे ही जैसे इन्होंने सद्दाम हुसैन को फांसी पर लटकाया था अमेरिका के मदद से, इराकी तथाकथित रूप से जज ने किया था अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आने के बाद से। तो ये हाथ में मिले रहते हैं, भारत में तो खुलेआम नजर आ रहा है आजकल। जी।
बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तभी तो जो भी मामला अदालत में जाता है ट्रंप के खिलाफ, जज महोदय उसकी तारीख बढ़ा देते हैं। फिर से एक बार एक मामले में 19 नवंबर की उन्होंने तारीख लगा दी है। लेकिन इसके अलावा अब बात करते हैं उन नेताओं के नामों को लेकर जिनकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है कि साहब इसको रक्षा मंत्री बना दिया, इसको गृह मंत्री बना दिया है, इसको जो है इसराइल में राजदूत बना दिया है, और तमाम लोग वो हैं जो गाजा के विरोधी हैं। तो जो बोल रहे थे वो कि हम जंग रुकवाएंगे, और जिन तरह के बंदों को वो ला रहे हैं, ऐसे बंदे को बना रहे हैं जो चीन विरोधी है, लगता तो है नहीं कि जंग वंग रोकेंगे। लगता तो नहीं है, लेकिन ये बड़ा महत्वपूर्ण हुआ है इसमें। जैसे एक मैं लूं इलॉन मस्क, और उनके साथ एक इंडियन ओरिजिन के हैं विवेक रामास्वामी। जी। ये इन दोनों को एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी, यानी गवर्नमेंट को एफिशिएंट बनाने की डिपार्टमेंट। देखिए इसका काम क्या है, मुझे याद आ रहा है जब वाजपेयी सरकार मंत्रालय में आए थे तो बहुत सारे डिपार्टमेंट को उन्होंने रद्द कर दिया था, जितने वैकेंसी थे उसको भरना बंद कर दिया था। पारामिलिट्री फोर्सेस के जो पेंशन स्कीम था उसको रद्द करके नया पेंशन स्कीम बनाया था, यानी खुद दोगे उसके हिसाब से तुम्हें पेंशन मिलेगा। यही काम यहां करने जा रहे हैं। और जो विवेक हैं, काफी यंग है, 39-40 साल के हैं, इन्होंने कहा मैं बड़ी ही जबरदस्त रूप से कठोरता पूर्वक नियम का पालन करूंगा, कोई नियम नहीं। और इनका ये कोशिश है कि कम से कम वॉशिंगटन में 50% जो सरकारी कर्मचारी उनकी छटनी कर देंगे, यानी मुनाफाखोरी की तरफ बढ़ेंगे सरकार के ऊपर, तथाकथित रूप से खर्च जो है इसको बिल्कुल खत्म करेंगे, जो पूरे विश्व में हो रहा है। जैसे हमारे यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लेबर होता है, बिहार में मानव बल बना के जो भी पोल पर चढ़ने वाले जो कर्मचारी थे उनके जगह पे अब इनको रखा गया है, जो 12 से 14 घंटे काम करते हैं, सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है, 12 से 14 हजार रुपया महीना देते हैं, ना कोई प्रोविडेंट फंड है, ना कोई छुट्टी है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है, ना बच्चों के लिए एजुकेशन है। वही काम ये लोग करना चाहते हैं, यानी पूरी की पूरी तरह से पूंजीपति वर्ग को और चूसने का कानून को तेज कर रहे हैं, जिसमें ये पर्यावरण कानून भी खत्म करेंगे, यह जितना भी इनके रोक है जिनके ऊपर लेबर लॉ है उनको भी खत्म करेंगे, जैसे भारत में किया गया है। और ये हर तरह से हो रहा है। और इसमें एक और मैं बता दूं, तुलसी गबार्ड जो आपने इस युद्ध बंदी की बात की, वह प्रो रशिया एक तरफ से पहले भी बोलती आ रही है। पहले लेबर पार्टी की थी, लेकिन लेबर पार्टी ने इनकी बात नहीं मानी, आर्म्स अम्युनिशन देते रहे यूक्रेन को, तब ये वहां से हट गई और इनके प्रचार के लिए काम किया है। तो इनको लॉ ऑफ इंटेलिजेंस, मिनिस्टर ऑफ इंटेलिजेंस बनाया। और इससे लगता है कि शायद इनकी कोशिश होगी ट्रंप की कि कुछ ना कुछ नरमी बरता जाए रशिया के प्रति, कुछ ना कुछ जो रिस्ट्रिक्शन है वो कम कर देंगे, और बाकी देखते हैं युद्ध रुकेगा कि नहीं, अभी कुछ भी भविष्यवाणी करना मुश्किल है। जी। जो ये खबरें चल रही हैं कि बहुमत हासिल ना करने के बाद भी कमला हैरिस अमेरिका की राष्ट्रपति बन सकती हैं, इनका क्या आधार है सर? अब जो भी है, एक वीडियो परसों आया था जिसका कल मैंने छोटा सा बना के डाला था, जिसमें ये जो है बाइडेन जो है समुद्र के किनारे जा रहे हैं अपनी पत्नी के साथ और बिल्कुल तलमला रहे हैं, लड़खड़ा रहे हैं, और पीछे से हंगामा हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मतलब ये निश्चित रूप से शारीरिक रूप से तो कमजोर है, ये तो मानते हैं, 80 साल के होंगे, इस पे हम हंसने की बात नहीं है, लेकिन मानसिक रूप से भी कमजोर है, ना याद रहता है ना कुछ रहता है, कुछ का कुछ बोल देते हैं, कुछ का कुछ कर देते हैं। तो यानी जो लोग हैं इनके पीछे, डीप स्टेट जो काम कर रहा है, यदि उसे वो काम करना है तो क्यों नहीं इनके समर्थक, जो कमला हैरिस के समर्थक कह रहे हैं कि जो 2-2.5 महीने बचा है आप रिजाइन कीजिए, कमला हैरिस को बना दीजिए, पहली बार अमेरिका में महिला राष्ट्रपति बन जाएंगे, उनको भी थोड़ा शौक पूरा हो जाएगा, और हम दिखाएं कि डेमोक्रेट्स जिनके करीब 10 से 15 लाख वोट्स कम हो गए इस बार पहले की तुलना में और बुरी तरह हारी है, फिर से कि हम औरतों के पक्ष में हैं। और उनकी पूरी कोशिश भी एक तरफ से हो रही है कि इजराइल में कोशिश करें कि युद्ध बंदी हो जाए, कम से कम हम हिजबुल्लाह से हो जाए, और अमेरिका की तरफ से जो वहां पे कोशिश हो रही है यूक्रेन में, वो भी शायद कोशिश कर रहे हैं। और यदि कमला हैरिस के आ जाती हैं तो शायद डेमोक्रेट्स को फिर एक बल मिल जाए। जी बिल्कुल सही बात है। अब रुक करते हैं गाजा से जुड़ी खबरों को, और यहाँ पिछले 2 दिनों के दौरान जो घटा है उसको लेकर चर्चा करना बेहद जरूरी है। हूती लाल सागर में हमले कर रहे हैं और सीधे अमेरिकी युद्धपोत पर कर रहे हैं। सीरिया से हमले हो रहे हैं, इराक से भी हमले हो रहे हैं इजराइल के ऊपर, और हिजबुल्लाह भी ताबड़तोड़ हमले कर रहा है और बहुत सारे फौजी भी मारे जा रहे हैं। क्या ट्रंप के आने के बाद ये हमलों में शिद्दत आई है? अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर हिंद महासागर में था, उस पे इन्होंने
क्रूज मिसाइल और यूएवी से इकट्ठे अटैक किए, और बाकी 2 जो इनका फ्रिगेट या फाइटिंग शिप था रेड सी में, उसमें बैलिस्टिक मिसाइल से भी हुतीज ने अटैक किया। यह बड़ी घटना अपने आप में, और जो वीडियो आया है उसमें डैमेज दिखता है। अब देखते हैं अमेरिका का क्या रुख होता है। एक तो ये हुआ, जहां तक ईरानियन समर्थन वाले जो रेसिस्टेंस फोर्सेज हैं सीरिया वगैरह से जो कर रहा है, वह पूरा ताबड़तोड़ हमला चल रहा है, इसमें संदेह नहीं है। बात कर लेते हैं थोड़ी सी हमास और हिजबुल्लाह की। हमास ने और उनके साथ जो बाकी फोर्सेस हैं, फिलाडेल्फिया कॉरिडोर यानी सदर्न गाजा पट्टी में, वहां पे इन्होंने आक्रमण किए और कई इजरायली सैनिकों को मार दिया। कम से कम 4 को मारा है। वही हालत सेंटर और उत्तर की दिशा में मारा है। और हिजबुल्लाह ने बड़ी जबरदस्त रूप से रॉकेट, परसों 200 रॉकेट दागे थे, कल भी इसी के अनुपात में करीब 100-150 मारे हैं। इजराइल का जो कार्रवाई कर रहा है, यानी पूरे के पूरे वॉर जो है सो एस्केलेट हो रहा है। और एक तरफ जहां इजराइल की तरफ से बढ़ रहा है, दूसरी तरफ इनकी तरफ से बढ़ रहा है कि हम पीछे नहीं हटने वाले। यदि आप शांति के लिए आ रहे हैं, एक और रिपोर्ट आया था कि अमेरिका और इजराइल फिर से एक बार हिजबुल्लाह से यानी लेबनान से शांति संबंधी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और काफी करीब है। मुझे डाउट लग रहा है ये बदमाशी कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, जिसमें हिजबुल्लाह ने साफ कहा है कि जब तक हमारी शर्तों पर नहीं मानेगा हम नहीं तैयार है, और हम इजराइल को फिर से हराने के लिए तैयार है। हम देखें तो पहले के जो 2 बार युद्ध हुए थे 2010 के आसपास, उसके पहले में इजराइल काफी तेजी से यमन में लेबनान में घुस गया था। इस बार 3-4 किलोमीटर में फंसा हुआ, आगे बढ़ने में बिल्कुल असमर्थ है, क्योंकि हिजबुल्लाह की तैयारी बहुत जबरदस्त है। तो ये सारा जो एस्केलेट हो रहा है, युद्ध फैल रहा है, निश्चित रूप से ट्रंप के सत्ता में आने के पहले इनकी कोशिश है कि जहां तक इजराइल को हो धक्का दें, ताकि यदि समझौता होता है तो हमारे टर्म में हो। और वही कोशिश इजराइल की तरफ से हो रही है, और वैसे ही यूक्रेन और रूस के बीच में हो रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि आज की खबरें हैं कि तेल अवीव में जो आईडीएफ का हेडक्वार्टर है और रक्षा मंत्रालय, वहां तक हिजबुल्लाह के ड्रोन पहुंच गए। हालांकि आप जानते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग करने पर पाबंदी है, इसलिए जानकारी मिल नहीं पाती है। आईसीसी के एक और जज को बताया जा रहा है कि वो पक्षपाती है। मई में ही अरेस्ट वारंट करने की दरख्वास्त डाली गई थी आईसीसी के जो प्रोसिक्यूटर है। मई के बाद से जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर 6 महीने हो गए। इसका कारण है डिले का, जो मैं समझा हूं। इजराइल बार बार कुछ अड़ंगा अड़ा रहा है, कह रहा है कि ये पॉइंट नहीं कंसीडर हुआ, वो वाला नहीं हुआ। अब कहता है कि ये जो नए जज आए हैं, पहली वाली जज साहिबा थी, वह बीमारी का आधार बना के वहां से हट गई। दूसरी जो आई हैं, वह पहले प्रोसिक्यूटर के साथ काम कर चुकी, यानी जो अरेस्ट वारंट कर रहे हैं। तो इजराइल ने कहा है कि हमें संदेह नहीं कि वह ईमानदार होगी, लेकिन वह लिखित रूप में बताएं हमें कि वह बायस नहीं होंगे हमारे खिलाफ। इसकी संभावना बनती थी, बायस्ड है, हमारे खिलाफ बनती है, तो उन्हें इसमें भाग नहीं लेना चाहिए। यानी बड़े प्यार से फिर इसको डिले करने की कोशिश की जा रही है कि जब तक डिले करो तब तक कर सकते हैं। एक जज के खिलाफ इन्होंने फिर कुछ सेक्सुअल वायलेंस का इस पर भी केस उड़ाया था, जो कि अब दब सा गया क्योंकि बिल्कुल झूठा था। और इजराइल की पूरी कोशिश है अमेरिका के साथ कि कहीं से भी इस अरेस्ट वारंट को ना आने दिया जाए। जी, आईएईए का प्रमुख ईरान पहुंचा और दौरा करने के बाद बोला कि ईरान कोई परमाणु हथियार नहीं बना रहा है, लेकिन ऐसे हालात में कूटनीतिक बातें भी आगे नहीं बढ़ सकती हैं। उसका ये बयान क्या कहलाता है सर? ये तो कम से कम है कि उन्होंने आईएईए के चीफ ने यदि कहा कि ईरान नहीं बना है, तो बड़ा महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है। और इसके आधार पर ईरान कह सकता है कि देखो, हम जो बातें कह रहे थे वही है, और हमारे खिलाफ पाबंदी बिल्कुल गलत है कि हम एटॉमिक बॉम्ब बना रहे हैं। हालांकि इन्होंने यह भी जोड़ दिया चीफ ने कि अभी की जो हालात है, यानी अमेरिका हट चुका है, उनका जो एक्शन प्लान का जो था, कलेक्टिव एक्शन, कॉम्प्रिहेंसिव एक्शन प्लान जो था, उसमें से अमेरिका के हटने के बाद से फिर उसको वापस लाना, ईरान को फिर से तैयार करना और एक तरह से पारदर्शिता लाना जो हमें नजर नहीं आ रहा है, ताकि उसके हर क्षेत्र को घूमे। पारदर्शिता के नजर पे आईएईए के साथ जो टीम जाता है, वो ईरान का जो मिलिट्री डिप्लॉयमेंट है उसको जानना चाहते हैं, ताकि वो अमेरिका और इजराइल को दे सके। देखिए इनकी बदमाशी, एक तरफ जो अच्छा कर रहे हैं वहां पे ये भी कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए ईरान नहीं तैयार होगा, तो इसीलिए डिप्लोमेटिकली वो सिचुएशन नहीं पैदा हो पा रहा है। जी, बहुत शुक्रिया, बहुत बारीकी से आपने रोशनी डाली। कुछ चीज़ों को मैंने वक्त का तकाजा है इसलिए छोड़ दिया, क्योंकि आपको निकलना है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छे से बातचीत रही है। फिर आपके साथ किसी और मुद्दे पर जुड़ने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मिस्टर अकरम।